दोस्तों जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जितने भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षार्थी हैं जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उन राज्यों से बिलोंग करते हैं जो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये जो 5 6 7 8 राज्य हैं, इन राज्यों में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। ठीक है। और इनका मेन प्रॉब्लम जो है, खास करके अंग्रेजी को, मैथ्स तो बन जाता है, मैथ्स के कई सारे इधर उधर आपको टेलीग्राम चैनल, ये वो फ्री कंटेंट, बहुत सारा चीज अवेलेबल है। ठीक है। और मैथ्स में उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है, क्योंकि बचपन से थोड़ा बहुत मैथ तो आता ही है, हो जाता है। मैथ हो जाता है तो रीजनिंग भी एक ही जैसा है, मैथ और रीजनिंग तो कैलकुलेशन बेस्ड ही चलता है, वो भी समझ में आता है। जीएस इधर उधर से रट के काम चल जाता है। तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस तो हो ही गया। मैथ रीजनिंग और जीएस तो हो गया, बच गया इंग्लिश। इंग्लिश जो है हमेशा तकलीफ देता है, और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं यार, मतलब होता है कि जब जो चीज आपको ज्यादा प्रॉब्लम देता है ना, उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। जो ज्यादा समझ में आता है उसी को हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं। आप मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम देते होंगे, ये मैं 100% श्योर होकर के बता सकता हूँ। मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम देते होंगे आप, रीजनिंग में उसके बाद फिर सबसे ज्यादा टाइम देते होंगे, जीएस में उसके बाद टाइम देते होंगे। लास्ट में जब आपके पास समय बचता है, तो आपका जो दुखती रग है इंग्लिश, बहुत दर्द हो रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, दुखती रग अंग्रेजी है, वो हम लोग लास्ट में टैकल करते हैं। राइट। लास्ट में उसको हम लोग देखते हैं कि, और कभी कभी तो कुछ लोग कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हाँ इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ नहीं उसमें, उक्का बुक्का तीन तड़ोका 1 2 3 4 तुक्का मार दो, सही है ना। इस तरीके से चलते हैं, और थोड़ा बहुत जो समझ में आ गया, थोड़ा बहुत होमोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स रट लेंगे, हो जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जब एग्जाम देते हैं तो आप देखिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल करते हैं इंग्लिश में ही। मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जहाँ पे 40 मार्क्स में 3 नंबर लेके आ रहे हैं, 30 नंबर में, 30 मार्क्स में 3 नंबर 4 नंबर लेके आ रहे हैं, और इंग्लिश की वजह से वो रुक जा रहे हैं। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं थोड़ा प्रॉब्लम को बता रहा हूँ, थोड़ा सा घबराइएगा मत, है ना। आएंगे हम लोग, पूरा सीखेंगे हर चीज को बारीकी से, क्लॉस टेस्ट कैसे बनता है। ठीक है। एक पीवाईक्यू सीरीज का हम लोगों ने एक सीरीज क्वेश्चन लिया है, पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझेंगे तभी समाधान तक पहुंचेंगे। ठीक है। ये जो एसएससी का पूरा क्लॉस टेस्ट है, देखिए, मॉडर्न फुटबॉल डैश इन ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी, पढ़िए पूरा। बिफोर मेडिवल टाइम्स फोक फुटबॉल गेम्स हैड बीन प्लेड, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच रिड्यूस्ड स्पेस अवेलेबल, लीगल प्रोविजन, क्या पता नहीं सर, पटर पटर भरा हुआ है, समझ में तो आ नहीं रहा है ना, समझ में जरा सा भी नहीं आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि अगर ये चीज ऐसा होता, ठीक है, तो कितना मजा आता। आधुनिक फुटबॉल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आया, ठीक है सर, भर लेंगे यहाँ पे। मध्यकाल से स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार और नियमों के एक स्थान, कस्बों और गांवों में फुटबॉल खेले जाते थे, अच्छी बात है। औद्योगिकरण, जिसने श्रमिक वर्ग के लिए उपलब्ध अवकाश के समय और स्थान की मात्रा को कम कर दिया, विशेष रूप से खास करके लोग फुटबॉल के विनाशकारी रूपों के खिलाफ कानूनी निषेध के इतिहास के साथ मिलकर खेल की स्थिति को शुरुआत में कमजोर कर दिया। हालांकि फुटबॉल को विंचेस्टर, चार्टर हाउस और ईटन जैसे पब्लिक स्कूलों के आवासीय घरों के बीच शीतकालीन खेल के रूप में अपनाया गया था। प्रत्येक स्कूल के अपने नियम थे, कुछ ने गेंद को सीमित रूप से संभालने की अनुमति दी और अन्य ने नहीं दी। ठीक है। कुछ नियम ने पब्लिक स्कूल के लड़कों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना मुश्किल बना दिया गया। ठीक है। तो समझ में आ रहा है, 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है। मतलब अब लग रहा है कि हाँ सर, समझ में तो आ गया, अब तो बन जाएगा। अब बनाने की कोशिश की जा सकती है कि यही अगर अंग्रेजी का कंटेंट आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मिल जाए, फिर तो देखो क्या मजे, है ना, मजे ही मजे। ठीक है। बट ऐसा होगा तो नहीं। ठीक है। तो ऐसा होगा कैसे, ऐसा तब हो पाएगा, प्रॉब्लम क्या है ना, आपका प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, आपका प्रॉब्लम इंग्लिश का क्लॉज टेस्ट, स्पॉट द एरर, फिलर्स, डबल फिलर, ये आपका प्रॉब्लम है नहीं, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं। आपका प्रॉब्लम है इंग्लिश आपको समझ में ही नहीं आता है, इंग्लिश को पढ़ करके समझ जाए, यही आपको नहीं आता भाई साहब। तो यही प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था कि आपका प्रॉब्लम अंग्रेजी का क्वेश्चन बनाना नहीं है, आपका क्वेश्चन अंग्रेजी प्रॉब्लम अंग्रेजी को समझना है। आप समझ लीजिए एक बार, फिर देखिए क्या मजा आएगा, है ना। कि अगर मैं पढ़ूं कोई अंग्रेजी का सेंटेंस और वो मेरे को समझ में ही आ जाए, तो मॉडर्न फुटबॉल इन ब्रिटेन इन द एज ऑफ 19th सेंचुरी सिंस बिफोर मेडिवल टाइम्स। अब मेडिवल टाइम्स क्या होता है, मेडिवल टाइम का मतलब मध्यकालीन समय। आप पढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत इतिहास का अगर जानकारी होगा, है ना। हालांकि मैं इतिहास का शिक्षक नहीं हूँ, बट थोड़ा बेसिक नॉलेज तो रखता ही हूँ बीइंग अ टीचर। दैट इज कि पहले स्टोन एज होता था, जिसको पाषाण काल कहते हैं।
पाषाण काल, है ना, हिंदी वाले पाषाण काल समझते हैं, स्टोन एज अंग्रेजी वाले समझते हैं। स्टोन एज के बाद मेडिवल एज, मध्यकालीन इतिहास, है ना, इसके बाद मॉडर्न इतिहास, है ना, मॉडर्न जो है मॉडर्न इतिहास, ठीक है। तो वो मेडिवल टाइम्स की बात हो रही है, फोक फुटबॉल की बात कर रही है, मतलब फुटबॉल के जन्म, मतलब फुटबॉल कब आया, कहाँ आया, है ना, फुटबॉल में हम लोग कैसे ये करते हैं, फुटबॉल के बारे में बात हो रहा है, फुटबॉल कैसे बना, फुटबॉल के नियम कानून, आज जो हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं वो हम लोग मॉडर्न में खेल रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में खेल रहे हैं, मॉडर्न टाइम्स में खेल रहे हैं, तो ये पूरा डेवलप हो चुका है। बट जब फुटबॉल शुरू हुआ था तब फुटबॉल का नियम कानून कुछ भी नहीं था, है ना, कुछ लोग खेल रहे थे, कुछ लोग नहीं खेल रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे जब विकास हुआ, विकास होते 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 प्रॉब्लम्स आया, क्या रूल होगा क्या नहीं होगा, अंग्रेज लोग भी इसमें ये करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, ठीक है, उनका भी कुछ नियम था, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब जब हम लोग इसका हिंदी जान जाते हैं तो फिर मजा आता है ना। और एक बार आप हिंदी जान जाएंगे फिर देखो मजा, कितना मजा। आधुनिक फुटबॉल जो है 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आया, ठीक है। मध्यकाल से पहले, मेडिवल टाइम से पहले, स्थानीय रीति रिवाज और नियम के अनुसार एक एक साथ कस्बों और गांव के लोग फुटबॉल खेले जाते थे। मतलब पहले क्या होता था, फुटबॉल जो है नियमों के साथ, मतलब ज्यादा नियम तो था नहीं, जो भी थोड़ा बहुत है, चलो ऐसे मार देंगे तो मान लो कि हाँ यहाँ पे गोल हो जाएगा, तुम इधर से मार देगा तो गोल हो जाएगा, ठीक है। और एक दो को बांस का खूंटा गाड़ लेते हैं हम लोग, इधर से मारेंगे तो गोल हो जाएगा, मतलब बेसिक नियम। बहुत ज्यादा नियम, हाईफाई नियम नहीं था कि ऐसे कैसे नो बॉल देना है, पास देना है, ठीक है। कई सारी चीजें होती है, हाथ में फुटबॉल लग गया, है ना, तो फिर वहां पे रुक जाना है, ठीक है। हालांकि सारे नियम मुझे भी नहीं पता है, बट बहुत सारे रूल्स होते हैं, हर चीज का एक नियम होता है ना, हर खेल का नियम होता है। अब टेनिस के बारे में, टेनिस में हजारों नियम होते हैं, ठीक है, कई सारे नियम होते हैं। टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हर खेल का अपना पूरा रूल होता है। हम लोग को लगता है ये कुछ भी तो नहीं है, खाली ऐसे ऐसे तो बॉल टपाना है, क्या है ना। जो बाहर से देखते हैं उनको ऐसे ही लगता है। क्लियर है ये चीज, समझ में आता है, इसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैं कह रहा हूं कि अगर आप हर इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो देखना बजाने में क्या मजा आएगा, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम वो है। तो ये जो पूरा सीरीज मैं चला रहा हूँ एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हो जाहिर सी बात है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और इसमें मैं एक पूरा फ्री कोर्स रन करूंगा, ठीक है, कोई पेड कोर्स नहीं, अभी फ्री कोर्स रहेगा पूरा, ठीक है। फ्री कोर्स, कई लोग आते हैं पेड कोर्स भी है हमारे पास अवेलेबल, बट एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी जो चैनल है, इसका मकसद है फिलहाल कि आपको फ्री में, जिनको सीखना है पेड, वो पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिए भी वेलकम है ही, ठीक है। बट ये हम लोग फ्री में सीखेंगे, फ्री कोर्स पूरा रहेगा, एक एक क्लास हर दिन हम लोग चीज सीखेंगे, और हम लोग उन पेन पॉइंट मतलब जहां पे दुखती रग है उसको हम लोग हिट करेंगे, उस चीज को सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बच्चों की तरह सीखेंगे, जीरो से सीखेंगे, ठीक है। आपका मैं बता रहा हूँ, आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लोकल एग्जाम हो, एसएससी बोर्ड, आप किसी भी राज्य का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अंग्रेजी का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो तैयारी आपका एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी में हो जाएगा, ठीक है। बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका तैयारी हो जाएगा। प्रॉब्लम याद रखना, आपका प्रॉब्लम ये नहीं है कि एसएससी का क्वेश्चन बनाना आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मली किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे तो आपको नॉर्मली स्पॉट एरर, ये सब सारा चीज बताया जाता है, और आप लोग उसी में उलझे रहते हैं, और सही मायने में वो हमें समझ में नहीं आता, है ना। वर्ड मीनिंग हम लोग रटते भी हैं कई लोग, है ना, बट एक्चुअल सॉल्यूशन वो नहीं है। एक्चुअल सॉल्यूशन है इंग्लिश से हिंदी करना, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश टू हिंदी तो सीखेंगे ही सीखेंगे, कैसे करते हैं, साथ के साथ एसएससी की पूरा कंप्लीट तैयारी भी हम लोग करेंगे, ये सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं साथ के साथ, ठीक है। मैं आपको कुछ और भी फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, जो हमारे अदर चैनल हैं, जो स्पेशली डेडिकेटेड हैं, फोकस्ड हैं कि कैसे आप किसी भी हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी कर सकें, ठीक है। देखो थोड़ा सा मैं आपको समय लूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंग्लिश को ना कुछ समझो कि इंग्लिश ना हम लोग समझते हैं ना, इंग्लिश ना खिचड़ी हम लोग बना के रखे हुए हैं, इसीलिए इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता। देखो इंग्लिश का ना 4 पार्ट निकलता है। सबसे जो पहला पार्ट है रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना वाला रीडिंग नहीं बोल रहे हैं, स्पेलिंग वाला, जो हम लोग को प्रॉब्लम करता है, कोई भी चीज पढ़ते हैं पढ़ ही नहीं पाते हैं, है ना। उच्चारण, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो अगर कोई चीज लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो UTILIZ, ये क्या लिखा हुआ है, यूटिलाइज, 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 है ना, यूटिलिज, यूटिलिजे, ये क्या लिखा हुआ मुझे नहीं पता। तो प्रॉब्लम है पहला ये रीडिंग, पढ़ना, ये आपका प्रॉब्लम है, और इसको, इसका पूरा एक हम लोग का लर्निंग होता है। इसके बाद होता है स्पोकन। स्पोकन मतलब नाम बोलना नहीं, मतलब हिंदी को अंग्रेजी में करना, अंग्रेजी को हिंदी में करना, दैट इज, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स,
ये पूरा एक सीरीज चलता है। इसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद आता है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा चीज सीखते हैं। और इसी में फिर एडवांस में थोड़ा बढ़ जाएंगे हम लोग, नाउन का रूल, प्रोनाउन का रूल, तो वो कॉम्पिटिटिव में काम आता है ना। तो इसमें ग्रामर में दो सीरीज, ग्रामर पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 2 में जब जाएंगे तो ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आ जाएंगे, और पार्ट 1 में बेसिक नॉलेज, नाउन क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, क्या काम है, उसी का जब रूल सीखेंगे तो एडवांस इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा। इसके बाद आता है वर्ड मीनिंग, जिसको वोकैबुलरी भी कहते हैं। वर्ड मीनिंग, वर्ड्स या वोकैब, ठीक है। ये टोटल इस तरह से 4 सीरीज है। ये टोटल क्या है, पूरा 4 पार्ट है, ठीक है। ये चीज समझो पहले, पूरा 4 पार्ट होता है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग सोचते हैं वर्ड मीनिंग के चक्कर में पड़े रहते हैं, या तो हम लोग ग्रामर के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो बेसिक है, सबसे पहला स्टेप रीडिंग, पढ़ना, इसके बाद उसको समझना, पढ़ना समझना, दिस इज व्हाट पढ़ना, एंड दिस इज व्हाट समझना। बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे छुपा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, स्टेप 1 ही हमको नहीं पता, स्टेप 2 हमको नहीं पता, स्टेप 3 पे आप आ गए हैं, स्टेप 4 पे आ गए हैं, तो इसीलिए इंग्लिश आप टैकल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये पूरा एक सीरीज है, इसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। 2 से 3 महीने इसमें टाइम लगेंगे, 2 से 3 महीना इसमें टाइम लगेगा, 5-6 महीना आपका पूरा इसमें डेडिकेट कीजिएगा अच्छे से, तब जाकर के ये देखिएगा फटाफट बनेगा, फिर इधर टाइम नहीं लगेगा। फिर पढ़ने में जितना समय लगेगा, बस ये आपको पढ़ना भी है, फिर उसको समझना भी है। मतलब खाना सिर्फ खाना नहीं होता, उसको पचाना भी तो होता है, ठीक है। मैं आपको कोर्स तो करा दूंगा, सिखा तो दूंगा। मेरा ये देखो 45 दिनों में, पूरा 45 दिनों का कोर्स कराता हूँ इसमें, मेरा 45 दिन का कोर्स इसमें आता है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर ऐसे तो मैं 20 दिन में सिखा देता हूँ, बट इसका भी 45 दिन का कोर्स आता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग का भी आपका 20 दिन का कोर्स होता है, ठीक है। टाइम देखो, हम लोग को सिखाने में, बीइंग अ टीचर, हम लोग को सिखाने में क्या लगेगा, आप दिन भर एक दिन लग जाएगा, पूरा का पूरा ग्रामर खत्म कर देंगे एक दिन में, ठीक है। सुबह से अगर 10 बजे शुरू करेंगे, शाम 5 बजे तक पूरा ग्रामर सिखा दें, बट आप उतना लोड नहीं ले पाइएगा भाई साहब, है ना। इतना जगह नहीं है हमारे खोपड़ी में कि इतना एक दिन में लोड ले लें। जिस चीज को हम लोग को सीखने में जिंदगी भर लग गया, आज इतना टाइम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, इतना हम लोग रीडिंग करते हैं, आप उसको सोचेंगे एक दिन में सीख जाए, सीख पाएंगे, सिखा तो देंगे, बता तो देंगे, आप डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा उसको, ठीक है। सब फिर उड़ जाएगा। तो स्टेप वाइज अगर आते हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। आई बात समझ में, पूरा पिक्चर क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो आज का क्लास टेस्ट अब हम लोग समझते हैं और इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं, फिर अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं। आधुनिक फुटबॉल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आया, मध्यकाल, फिर हम लोग बताएंगे कैसे कैसे हम लोग टेक्निक बनाते हैं, कैसे से इसको बनाते, बनाने का भी फिर टेक्निक होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे एलिमिनेशन मेथड, जो गलत आंसर है उसको हटा दो, ठीक है। जो प्रोबेबल आंसर है वो 2 प्रोबेबल आंसर है, फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएंगे। इस तरीके से उसको बनाने का टेक्निक है, वो सब बात की बात होती है, बट पहले समझो स्टेप्स क्या होता है, ठीक है। पहले आज इसको समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन डील करते हैं, फिर और भी हम लोग बात करेंगे। तो आधुनिक फुटबॉल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आया, मध्यकाल से पहले, अभी पढ़िए, है ना, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार, नियमों के अनुसार स्थान, कस्बों, गांवों में लोग फुटबॉल खेल खेले जाते थे। औद्योगिकरण और कुछ और है, जिसने श्रमिक वर्ग, जो श्रमिक वर्ग थे, उनके लिए जो टाइम मिलता था, श्रमिक वर्ग को खेलने से कम वंचित किया गया, उनकी मात्रा को कम कर दिया गया। मतलब लोगों को कमाना खाना भी तो है कि दिन भर फुटबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलने के लिए आपको टाइम चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो पहले तो सर टाइम होता नहीं था, पहले टाइम होता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब काम मिलने लगा, लोगों का जिंदगी बड़ा होने लगा, लोग शादी ब्याह करने लगे, जिम्मेदारी आने लगी, तो फुटबॉल खेलने का टाइम कम होता गया, उसी के बारे में बात हो रहा है विशेष रूप से। और लोक फुटबॉल, लोकल में जो खेलते थे, उनका विनाशकारी रूप के खिलाफ कानूनी निषेध के इतिहास में, ये गूगल ने ट्रांसलेट किया है, मैंने ट्रांसलेट नहीं किया है ना, ये गूगल के द्वारा ट्रांसलेटेड है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट गूगल इसको ट्रांसलेट किया है, मैंने, हम लोग करते तो और अच्छा से और रिफाइंड हो जाता, बट ये डायरेक्ट गूगल ने इसको ट्रांसलेट किया है, इसीलिए एकदम शुद्ध हिंदी आपको दिखेगा। विनाशकारी रूपों के खिलाफ कानूनी निषेध के इतिहास के साथ मिलकर खेल की स्थिति को 19वीं शताब्दी के शुरुआत में कमजोर कर दिया गया। हालांकि फुटबॉल को विंचेस्टर, चार्टरहाउस और ईटन जैसे पब्लिक, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट स्कूलों के आवासीय घरों के बीच शीतकालीन खेल के रूप में अपनाया गया। शीतकालीन खेल मतलब एक टाइम चूज किया गया कि इस मौसम में हम लोग खेलेंगे। प्रत्येक स्कूल के अपने नियम थे, हर स्कूल अपना अपना नियम बना लिया था। कुछ ने गेंद को सीमित रूप से संभालने की अनुमति दी, कुछ ने नहीं। मतलब कि कुछ आदमी का अलग नियम है, कुछ आदमी का अपना अलग नियम बना लिया। अब देखो जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो पूरा फुटबॉल का एक ही नियम है, क्रिकेट होता है तो पूरे भारत का, पूरे वर्ल्ड का एक ही रूल होता है ना। यही नहीं कि भारत अपना रूल, अमेरिका का अपना रूल, ऑस्ट्रेलिया का अपना रूल, इंग्लैंड का अपना रूल, ऐसा नहीं होता है।
है ना। एक पूरा इंटरनेशनल गेम पहले नहीं था ये, तो प्रत्येक स्कूल का अपना नियम था। कुछ ने गेंद को यहाँ तक बोला सीमित रखेंगे, कुछ ने बोला नहीं रखेंगे। तो इन्हीं नियमों ने, कुछ नियम ने पब्लिक स्कूल के लड़कों के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश करना मुश्किल कर दिया गया। तो नियम इतना हार्ड हो गया कि अब मेरा नियम कुछ और है, हम अलग नियम से प्रैक्टिस किए, तुम अलग नियम से प्रैक्टिस करके गया, तो कैसे बनेगा सेंटेंस, है ना। समझ में आ रहा है चीज, इसी तरीके से मुश्किल हो गया। अब तो ये समझ में आ गया मोटा मोटी हम लोग को, ठीक है। तो अब देखो ये हिंदी में तो कितना मजा आया, बट यही चीज अंग्रेजी में होता है तो सोचो। अब इसी को पढ़ो। मॉडर्न फुटबॉल इन ब्रिटेन इन द 19th century, सिंस बिफोर मेडिवल टाइम्स फोक फुटबॉल गेम्स हैड बीन सेम टू सेम लैंग्वेज है प्लेड एंड विलेज अकॉर्डिंग टू लोकल कस्टम, मतलब लोकल प्रथाओं के अनुसार, एंड विथ अ रूल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डैश व्हिच रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लीजर टाइम, मतलब फ्री टाइम खत्म हो गया, मतलब औद्योगिकरण आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, शहरीकरण आ गया, बाजार में शहरीकरण औद्योगिकरण विकास होने लगा। उससे क्या होता है, जब विकास ज्यादा होने लगता है तो सबसे पहले से मान लो शहर बन रहा है तो पेड़ पौधा कट जाएगा, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, पेड़ पौधा कटेगा, मैदान, अभी सोच के देखो अभी यहाँ पे आपके आसपास फुटबॉल जो ग्राउंड होता था सब जगह घर बनने लगा, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनने लगा, ठीक है। गिने चुने जगह रह गए जो जहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, ना के बराबर। तो शहरीकरण के कारण क्या होता है, खेलने का जगह सीमित हो जाता है, तो खेल से ही वंचित हो जाता है ना इंसान धीरे धीरे। अब है ही नहीं प्लेग्राउंड, तो कहाँ कहाँ जाएगा खेलने के लिए। बच्चे जो है पार्किंग में खेलते रहते हैं, ठीक है। पार्किंग में कितना ही खेल लेंगे, गली क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट से कोई क्रिकेटर थोड़ी बनता है, हालांकि बनते हैं, वो एक अलग चीज होता है, बट गली क्रिकेट एक बेस होता है। बट जिंदगी भर अगर गली में ही खेलेंगे तो क्या क्रिकेटर बन पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि औद्योगिकरण अगर होगा, विकास अगर होगा, तो आपके जिंदगी से लीजर टाइम, फ्री टाइम खत्म हो जाएगा, जगह खत्म हो जाएगा। फिर काफी लीगल प्रोहिबिशन लाए गया, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स लाए गए। फोक फुटबॉल जो है, जो लोकल फोक फुटबॉल जो है लोकल लोग खेलते थे, उनका खेल खत्म होने लगा। रीजन क्या है कि उनको बिजी कर दिया गया दूसरे दूसरे कामों में। हाउएवर फुटबॉल जो है विंटर गेम के जैसा रखा गया कि चलो ठंडा के दिन में हम लोग इसको खेलेंगे, रखा गया था। किसके द्वारा, कुछ हाउसेस के द्वारा, जैसे विंचेस्टर हो गए, स्कूल, ये सब स्कूल हैं, चार्टर हाउस, ये सब स्कूल है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलाउ तो किया, बट प्रॉब्लम क्या आया कि इन्होंने अपने अपने रूल बना लिए। तुम्हारा स्कूल का फलाना, स्कूल का फलाना रूल, चिल्लाना स्कूल का चिल्लाना रूल, अलग अलग अपना सबको रूल बना लिया। अब रूल अगर अलग अलग होगा तो फिर खेलेंगे कैसे भैया, तुम्हारा अलग नियम मेरा अलग नियम। तो इस कारण से क्या हुआ, कई बार क्या हुआ, जो डिफिकल्ट हो गया, जो बॉयज थे यूनिवर्सिटी का, जो बॉयज थे उनका किसी स्कूल में घुसना मुश्किल हो गया। अलग नियम में तुम लोग खेल रहे हैं, हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कोई दूसरा गेम नियम से प्रैक्टिस करके आए हैं, तुम दूसरे नियम से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कैसे गेम होगा। आया समझ में। तो ये चीज है, पूरा आप समझ में आ गया, ठीक है। ये तब हमें समझ में आता है जब हम लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जब कन्वर्ट करते हैं तो आप देखना क्वेश्चन बनाना कितना आसान हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, संजीव, ठीक है। पप्पा का नाम लेंगे, भगवान का नाम, अपने अपने ईश्वर का नाम, अपने अपने खुदा का नाम, जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं उसका नाम लीजिए, और अच्छे से एकदम तन मन धन से एकदम प्रैक्टिस करने का है, ठीक है। गणपति बप्पा मौर्य, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, क्लॉज टेस्ट होता है, सितंबर 2023 का शिफ्ट 1 का ये प्रश्न है। हालांकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अब अलाउड नहीं है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो मेमोरी बेस्ड ये प्रश्न नहीं है, हमारा PYQ सीरीज का है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड को हटा दिया गया, SSC ने कानून लाया कि नहीं, कैसे मेमोरी बेस्ड, उससे बहुत ये इन्फ्लुएंस हो जाता था एग्जाम, ठीक है। तो एक तरह से अच्छा भी नियम था, ठीक है। तो हम लोग PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसमें टर्मिनेटेड, कल्मिनेटेड इस तरह से लिखा हुआ है ना। समझ में तो आता नहीं है, क्यों नहीं समझ में आता है, तो इतना इतना वर्ड मीनिंग कौन याद करेगा, ऑप्टिमम, वेरिएंस, मैक्सिमम, नॉर्मलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है ना। ऐसे कितना वर्ड मीनिंग हम लोग रट लेंगे, कोई भी वर्ड मीनिंग रटने का भी एक सीमा होता है, ठीक है। बट हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम पहले ये सीमा जो है, आज से 4-5 साल पहले ना कोई 1000 अगर वोकैबुलरी याद कर लेता था उसका काम बन जाता था। अभी यही चीज कम से कम 2000 से 3000 वोकैबुलरी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सिर्फ वोकैबुलरी तो याद नहीं करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद करना है, फ्रेजेस भी याद करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद करना है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स सब याद करना है। इन सब का उपाय है ना। ये कितना याद करे, है ना, एक मासूम सा इंसान कितना अत्याचार करोगे, वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अलग याद करो, है ना। इसका उपाय, आप इतना परेशान मत होइए, है ना। आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो वोकैबुलरी ही होता है, हम लोग उसको अलग से एक हिस्सा बना दिए, नहीं, वो वोकैबुलरी है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स इसको अलग से मत पढ़ो, ठीक है, अलग से मत पढ़ो। जैसे मान लो
हम लोग याद करते हैं। जैसे मान लो बोलेंगे बताओ सच का उल्टा शब्द क्या होता है, तो झूठ होता है। झूठ का अंग्रेजी क्या होता है? फॉल्स होता है। इस तरीके से इसको समझना है। तो हम लोग क्या कभी याद किए थे कि ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स है ना, डे, डे का अपोजिट। हालांकि बचपन में एक अलग चला हुआ है, वो अलग चीज है। बट आप इस तरीके से होता क्या है कि जो सिस्टम जो अभी चल रहा है, जो पद्धति आप लोग यूज करते आए हैं जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, दैट इज कि मान लो कोई एक शब्द है, ठीक है, कोई एक शब्द है, वेरिएशन मान लो एक शब्द है, ठीक है। वेरिएशन मतलब बदलाव, वेरिएशन का मतलब बदलना, वेरी करना, ठीक। अब वेरिएशन का हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 इसका एंटोनिम्स है, अपोजिट शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंटोनिम्स इसका 8 एंटोनिम्स लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, आठों एंटोनिम्स को याद करने का प्रयास करते हैं। वेरिएशन, उसका ऑपोजिट ये, उसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये। बहुत मुश्किल का काम है ये, ऐसा संभव नहीं है। आप जो है अगर आपको इसको याद भी करना है तो ये एक शब्द, 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 ऐसे याद कीजिए। मतलब वर्ड टू वर्ड याद कीजिए। आप इसको एंटोनिम्स होमोनिम्स समझ के मत याद कीजिए, फंस जाइएगा हमेशा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एंटोनिम्स होमोनिम्स सब रटते हैं, सही मायने में आज तक किसी को नहीं याद हुआ है, किसी को नहीं। इसका ट्रिक क्या है, देखो, वेरिएशन का मतलब वेरी करना। वेरी करना का उल्टा क्या होगा, स्थिर होना। कोई चीज जो स्थिर है तो आप खुद से इसका अंग्रेजी लिख सकते हैं ना, स्टेबल। कोई चीज स्टेबल है, कोई चीज स्टिल है। मान लो एक ये भी लिख दिया, STILL, स्थिर। स्टेबल है, स्थिर है। कुछ भी इसका अंग्रेजी हम लोग लिख सकते हैं ना। मतलब अगर आपको बहुत सारे शब्द पता है तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि इसका उल्टा शब्द ये है, इसका उल्टा शब्द ये। आ रही बात समझ में? होमोनिम्स का मतलब उसका सेम टू सेम मीनिंग कौन है, ये भी सेम, जैसे स्टिल है, स्टेबल है, सेम टू सेम मीनिंग रखता है। आई बात समझ में? इस तरीके से याद करना है। हम लोग क्या करते हैं, तरीका ही गलत, अप्रोच अप्रोच गलत है। अप्रोच गलत लेंगे तो तकलीफ आएगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम लोग सोचेंगे कि वर्ड मीनिंग सारा रट लें तो काम बन जाएगा, नहीं, वर्ड मीनिंग रट के भी काम नहीं बनने वाला है। रीजन है कि आप कितना वर्ड मीनिंग, क्योंकि जितना ऑप्शन आएगा, हर ऑप्शन तो एक अपना अपना वर्ड मीनिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, देखने का 5 क्वेश्चन, 5 चौके 20 आपका वर्ड आ गया। तो क्या सारा वर्ड आपको याद होगा, जरूरी थोड़ी है। सारा वर्ड आपको याद हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। तो आपको लेकिन याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं होना चाहिए, कुछ स्टॉक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एंड दैट इज वाई 2000 से 2500 वोकैबुलरी आप याद कर लीजिए, 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिए, ठीक है, बस इतना काफी है। और 500 फ्रेजेस याद कर लीजिए, इडियम्स फ्रेज। इतना में काम बन जाएगा, ठीक है, इतना में काम बन जाएगा। आपको बहुत ज्यादा याद नहीं है, 2000 2500 वर्ड मीनिंग इसलिए याद करना पड़ेगा क्योंकि देखो अब एग्जाम धीरे धीरे डे बाय डे टफ होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। ये जो एग्जामिनर वो चाह रहा है किस तरीके से स्टूडेंट को हटाएं, छांटने का विधि है। ये जो एग्जाम हो रहा है इसका आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, जब एसएससी आप पास कर जाएंगे, एसएससी इंस्पेक्टर बन जाएंगे या किसी भी कोई भी जगह पे आप काम करेंगे, वहां पे आपसे ना कोई मैथ पूछ रहा है, ना कोई इंग्लिश पूछ रहा है, ना रीजनिंग पूछ रहा है, ना जीएस पूछ रहा है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। यह एग्जाम आपको छांटने का विधि है, यह एग्जाम आपको चुनने का विधि है। सही कैंडिडेट को चुनना और कम कॉम्पिटेंट को हटाना, छांटने का विधि जिसको मैं बोलता हूं, ठीक है। ये चीज है, ये एग्जाम आपके बुद्धिमत्ता को, आपके कैपेसिटी को जज नहीं कर पाएगा, ठीक है। बस एक तरह से छांटने का विधि है। तो जाहिर सी बात है जो सिस्टम है वो है, रहना तो उसी में ही है। रियल लाइफ में उसका कोई रूल नहीं। मान लो कोई बैंक एग्जाम पास करता है, बैंक एग्जाम जब पास करता है भाई, वहां पे कंप्यूटर दिन भर 24 घंटा पड़ा हुआ है, कुछ अगर जोड़ना है तो कंप्यूटर में लिख के जोड़ लो, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, बड़ा बड़ा सब कुछ पड़ा हुआ है। दिन भर बैठ करके डीडी एक बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, दिन भर एक आपको स्टैंप लगाना है, क्या नाम है जी, फलाना नाम है, अकाउंट नंबर बताओ, दे दिए। वहां पे ना मैथ का काम, ना इंग्लिश का काम, ना रीजनिंग का काम, ना जीएस का काम, ना कंप्यूटर का काम, ना मार्केटिंग का काम, किसी का कोई काम नहीं। आ रही बात समझ में? ये आपके इंटेलिजेंस को चेक करने का माध्यम है, ये आपको सही कैंडिडेट को चुनने का एक माध्यम है, और जो थोड़ा लेस कॉम्पिटेंट है उनको हटाने का, छांटने का, क्योंकि भीड़ भी बहुत आ जाती है। जाहिर सी बात, भारत देश जो है हमारा अब विश्व का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है ना, चाइना के पहले था, सेकंड में हम लोग थे, बट इसमें हम लोग विनर बन गए, है ना। गलत तरीके से भी हम लोग विनर बन गए, ठीक है। तो वो कहने का मतलब ये है कि भैया आपको वर्ड मीनिंग इतना रटने का जरूरत नहीं है, गलत रास्ता है ये, संभव ही नहीं है इतना इतना वर्ड मीनिंग याद करना, ठीक है। आगे मैं सिखाऊंगा कि कितना वर्ड मीनिंग याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, वो सारा चीज मैं आपको स्टेप बाय सारा चीज सिखाऊंगा, ठीक है। लगातार जुड़े रहना है, 6 महीना लगातार मेरे से जुड़े रहो, अंग्रेजी का प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, ये सब तो आपका चलता रहेगा,
ठीक है, देखो होता क्या है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन बनाइए उसमें आपको ना हुक पॉइंट पकड़ना है। क्या करना है? हुक पॉइंट पकड़ना है। हुक पॉइंट आपको आंसर देगा। हुक पॉइंट आपको आंसर देगा। जैसे कि पूरे पैसेज में किसकी बात हो रही है? पूरे जो क्लॉज टेस्ट है, ये क्लॉज टेस्ट क्या है? ये भी एक तरह का पैसेज ही है ना। इसको अलग अलग से बना दिया गया है, क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, बट ये एक्चुअली में ये भी एक पैसेज ही है। ठीक है, तो पूरे पैसेज में बात किसकी हो रही है? जो मेन टर्म है दैट इज आधुनिक फुटबॉल, मॉडर्न फुटबॉल, है ना। मॉडर्न फुटबॉल के बारे में बात हो रही है ना। क्लियर? तो मेन टॉपिक मॉडर्न फुटबॉल है। मॉडर्न फुटबॉल जो है कैसे डे बाय डे 19वीं शताब्दी से अब तक कैसे ये इवॉल्व हुआ है, क्या क्या बदलाव आया है, नियम में क्या क्या रहा था, कैसे कैसे इसमें परिस्थिति में चेंजेस आया, इसके बारे में बात हुई। तो ये जो खाली जगह है ना, हम लोग को खाली जगह देखना है और उसके पहले का टर्म देखना है। ठीक है, हम लोग को पूरा पैसेज से मतलब नहीं रहेगा। एक बार हम लोग मोटा मोटी समझ लेंगे पैसेज क्या है, फिर हम लोग हुक लाइन पकड़ेंगे। मॉडर्न फुटबॉल इन ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी। ठीक है, अंदाजा लगाने का प्रयास करो कि आधुनिक फुटबॉल 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में आया। ठीक है, मतलब आधुनिक फुटबॉल जो है जब शुरू हुआ तभी आधुनिक ही था। जब जब जो चीज शुरू होता है उसी समय वो आधुनिक हो गया। ठीक है, कोई भी चीज जब शुरू होता है तो उसी समय वो आधुनिक हो जाता है। और आधुनिक तो अभी हुआ, मॉडर्न तो अब हुआ जाकर के, बट 19वीं शताब्दी में जब ये आया था तभी अपने आप में ही एक नया चीज था। तो 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटेन में आया। तो मॉडर्न फुटबॉल जो है 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? ऑप्शन है टर्मिनेटेड, कल्मिनेटेड, ओरिजिनेटेड, फ्रेगमेंटेड। ये ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम लोग चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको हम सब एकदम आसान तरीके से बना बना के सब कुछ दे रहे हैं। देखो, टर्मिनेट का मतलब होता है बंद हो जाना, कोई चीज को कहते हैं ना टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेट कर दिए। कल्मिनेट करना मतलब समापन। ये दोनों, अभी देखो ये दोनों क्या हो गया? होमोनिम हो गया। ठीक है, तो अब हमको ये नहीं याद करना है कि टर्मिनेटेड तो उसका कल्मिनेटेड, टर्मिनेटेड को अलग याद करेंगे, कल्मिनेशन को अलग याद करेंगे, और हम लोग ऑटोमेटिकली जज कर लेंगे अच्छा ये दोनों तो होमोनिम्स हो गया। समापन होना, कोई चीज क्लोज होना, बंद होना। ठीक है, ओरिजिनेट, ओरिजिन, जन्म लेना। फ्रेगमेंटेड, ब्रेक इनटू स्मॉलर पीस, फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन आपने सुना होगा, साइंस का शब्द है ये। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, ब्रेक हो गया स्मॉल पीसेस में। तो मॉडर्न फुटबॉल जो है वो क्या हुआ? खत्म हो गया ब्रिटेन में 19वीं शताब्दी में, बंद हो गया, या शुरू हुआ? या शुरू हुआ? शुरू हुआ ना, या टूट गया ना? शुरू हुआ। तो ओरिजिनेटेड, ये हमारा सही आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो पैसेज समझ में आएगा तो बनेगा खटाखट। इसके बाद क्या है? ये देखो 1708 में विथ अ, विथ अ। ठीक है, तो विथ अ देखो वापस से हम लोग पैसेज में जाएंगे, मतलब क्लास टेस्ट में जाएंगे। ठीक है, विथ अ, विथ अ 1708 यहाँ पे देखो विथ अ, तो लोकल कस्टम, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि फोक फुटबॉल जो गेम है वो प्लेड, खेला गया विलेजेस में, गांव में, कब? लोकल प्रथाओं के साथ, विथ अ, स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार, नियमों के साथ कस्बों और गांवों में लोग फुटबॉल खेले जाते थे। तो जब शुरू में आया था स्थानीय रीति रिवाज के साथ, नियम के साथ, तो खेला जा रहा होगा क्रिकेट, तो कितना ही फुटबॉल कितना ही चीज के साथ खेला जा रहा होगा, ये सोचो, है ना। उसके बारे में बात हो रही है। तो विथ अ, तो विथ अ क्या हुआ होगा? ये देखो अब जानकारी, ये देखो विथ अ बेस्ट रूल, रूल था ना यहाँ पे, विथ अ बेस्ट रूल, बेस्ट रूल आ गया। मतभेद था? नहीं, मतभेद, मतभेद था। मिनिमम, कम से कम रूल था। रूल जो है वो कैसा था? विथ अ मिनिमम रूल, विथ अ वेरिएंस रूल, विथ अ मैक्सिमम रूल, अधिक से अधिक रूल लाया गया, या विथ अ बेस्ट रूल, है ना। शुरू में हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि फुटबॉल जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ना, हम लोग ये समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रगल कर रहा है, तो मतभेद तो था, लेकिन मतभेद बाद में आया जब अलग अलग स्कूल अलग अलग अपना नियम लगाने लगा। तो मतभेद हो सकता था, लेकिन चूंकि शुरू में ही है तो मतभेद एक आंसर बन रहा है। बेस्ट रूल तो नहीं था, हटा दिए। अधिक से अधिक रूल भी नहीं था, हटा दिए। दो रूल हमारा, दो चीज, दो आंसर मेरा बन रहा है। मतभेद तो था, लेकिन शुरू में मतभेद हम लोग को नहीं दिखा। शुरू में तो लगा कि मॉडर्न फुटबॉल आया,
स्टार्ट हुआ और कम से कम रूल के साथ उसको शुरू किया गया, लोकल लोग खेलता था, कम से कम रूल के साथ शुरू हुआ, तो मिनिमम हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग चूज करते हैं जब भी हम लोग बनाते हैं। जब आप बनाएंगे तो कभी कभी ना आपको 2 आंसर नहीं, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, ये एग्जाम का नियम है, और उसमें से हम लोग को बेस्ट आंसर को चूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कहते हैं। ये हम लोग कैसे समझेंगे कि मतभेद तो था, लेकिन मतभेद तो बाद में जाके हुआ ना, जब स्कूल लोग अपना अपना नियम अपना अलग 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 रखने लगा। बट शुरू में मतभेद नहीं था, शुरू में तो बता रहा है कि हाँ आया, नियम आया, लोकल रीति रिवाज आया, फिर औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, फिर लेबर लोग, चूंकि लोकल लोग सबको लेबर बना दिया गया, मजदूर बना दिया गया। अब वो लोग काम करेगा जा करके दफ्तर में, सॉरी फैक्ट्री में, या खेलेगा फुटबॉल। फुटबॉल खेलने का समय ही नहीं है किसी को, समय सबका लीजर टाइम, फ्री टाइम ही खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड, ठीक, अभी देखो एक चैप्टर है पैरेललिज्म, अंग्रेजी का एक चैप्टर है पैरेललिज्म। ठीक है, ये हम लोग सिखाते हैं आपको, जिसमें क्या होता है कि आप सीखते हैं कि कब किसका आंसर क्या हो सकता है। ये ग्रामर का एक चैप्टर है, बट नॉर्मल ग्रामर बुक्स में आपको रहता नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव ग्रामर के बुक्स में ही आपको देखने को मिलेगा पैरेललिज्म। ठीक है, पैरेललिज्म मतलब पैरेलल, समानांतर। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, समानांतर, इसके समान चलेगा। तो अगर इधर इंडर, तो इसमें वो देखो पैरेललिज्म का रूल लग रहा है, यहाँ पे एंड है, मतलब कि एंड है, तो यहाँ पे जो एक शब्द है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ शब्द होना चाहिए। मतलब हम लोग कभी लिखते हैं आदमी का तुलना आदमी से करेंगे, या आदमी का तुलना चेयर कुर्सी से करेंगे, नहीं ना करेंगे। आ रही बात समझ? तो एंड अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो यहाँ पे भी एक ऐसा ही शब्द होना चाहिए जिससे इसका तुलना किया जा सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाट, समझ में आ रही है चीज? जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं क्या कि बुक, जैसे लिखते हैं बुक एंड कॉप, बुक एंड पेन, मतलब स्टेशनरी का सामान है तो इधर भी स्टेशनरी का ही सामान लिखते हैं, है ना। बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब इधर इंसान लिख रहे हैं तो इधर भी इंसान ही लिख रहे हैं। ठीक है, बॉय, कॉपी एंड बॉयज लिखते हैं क्या, कॉपी एंड बॉयज नहीं लिखते हैं। सुख दुख, है ना, तो सुख लिख रहे हैं तो दुख लिख रहे हैं, तो ये जिंदगी का एक परिस्थिति है तो वो दूसरा परिस्थिति। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमें एक ऐसा चीज यहाँ पे भरना है जो इसी के समान का शब्द हो। नॉर्मलाइजेशन संभव हो सकता है, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, इंप्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, ये तो वर्ब हो गया, ये तो होना ही नहीं है, इसको तो काट दो। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिखे वो वर्ब होता है, वो तो होगा ही नहीं। यहाँ पे नाउन है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, नाउन है, तो वर्ब तो नहीं होगा ना, नाउन का तुलना नाउन से ही करेंगे, नाउन का तुलना वर्ब से थोड़ी ना करेंगे, ऐसे खत्म हो गया। नॉर्मलाइजेशन ये भी नाउन है, अर्बनाइजेशन ये भी नाउन है, स्टैंडर्डाइजेशन ये भी नाउन है। ठीक है, तो शहरीकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, औद्योगिकरण, उद्योग का विकास। तो उद्योग का विकास किया गया, उसके बाद किसका विकास किया गया, उद्योग के विकास के साथ साथ शहर का विकास हुआ, ना कि नॉर्मल हुआ, ना कि स्टैंडर्ड हुआ। आई बात समझ में? तो सीधा सीधा हम लोग को आंसर क्या मिल रहा है, अर्बनाइजेशन, चूंकि उद्योग बनाए गए, शहरीकरण हुआ, पेड़ पौधों को काटा गया, फुटबॉल ग्राउंड्स खत्म होते गए धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो शहरीकरण हमारा इसमें आंसर निकल के आ रहा है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अभी नेक्स्ट देखो, हम लोग सबका हुक लाइन पकड़ रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन अगेंस्ट एंड डैश डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, 1709 विच, यहाँ पे देखो प्रोहिबिशन अगेंस्ट पर्टिकुलरली 1700 डैश एंड डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। तो प्रोहिबिशन विद हिस्ट्री, यहाँ पे क्या हुआ कि लीजर टाइम खत्म कर दिया गया, जो भी स्पेस अवेलेबल था उसको वर्किंग क्लास में बना दिया गया, वर्किंग जहाँ पे विद हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोहिबिशन, कई सारे कानून लाए गए। ठीक है, पर्टिकुलरली डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में इसको रखा गया, जो कि फुटबॉल वगैरह को, नॉर्मल जो चीज था ये सब गेम स्पोर्ट्स, इसको क्रश किया गया, इसको क्रश किया गया ताकि लोगों को लेबर बनाया जा सके, ताकि लोगों को अच्छा लेबर बनाया जा सके, अच्छा काम करने वाला बनाया जा सके, ना कि खेलने लगेगा तो खेलने पे क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग बुद्धि आने लगता है, क्योंकि वहां पे आप टीम लीडिंग सीखते हैं, है ना, कैसे ये चीज करना है। बहुत गेम क्या होता है, कई सारे भावनाओं का विकास करता है हमारे अंदर। ठीक है, गेम एंड स्पोर्ट्स बहुत जरूरत इसका है। ठीक है, अब इसी को हिंदी में देखो,
ठीक है, अवकाश के समय और स्थान की मात्रा को कम कर दिया गया विशेष रूप से, है ना, और लोक फुटबॉल के विनाशकारी रूपों के खिलाफ कानूनी निषेध के साथ मिलकर खेल की। ठीक है, यहाँ पे हमारा गैप आ गया। तो क्या हो सकता है विशेष रूप से, है ना, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे आओ, इसको हम लोग फाइनलाइज करने का प्रयास करते हैं। प्रोहिबिशन मतलब निषेध लगाएगा, खिलाफ, किसी चीज के खिलाफ गया, तो किसके खिलाफ गया, किसके खिलाफ गया, प्रोहिबिशन अगेंस्ट, ट्रेस मतलब साइन ना, अंडर करंट गुप्त मन के भाव ना। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे एंड है, तो एंड के पहले याद रखना है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, मतलब विनाशकारी नियम, तो उसके पहले क्या होगा, इसी के जैसा कुछ होगा, विनाशकारी जैसा चीज है, तो यहाँ पे भी विनाशकारी जैसा ही कोई शब्द होगा। आ रही है बात समझ में? शांत ना, वायलेंट, आ रही है समझ में? तो इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट देखो, द डैश इन रूल्स, द डैश इन रूल्स, देखो द डैश इन रूल्स आते हैं हम लोग पैसेज में, ये देखो द 1711 डैश इन रूल्स मेड इट डिफिकल्ट। रूल जो है यहाँ पे देखो क्या हुआ, फुटबॉल जो है सब कोई खेलने लगा, स्कूल सब क्या किया, कुछ स्कूल बोला कि हाँ खिलवाएंगे ठीक है गेम, लेकिन इसको विंटर गेम बना देंगे, ठंडा के दिन में हम लोग इसको खेलेंगे, है ना। नॉर्मली बारिश के दिन में ज्यादा फुटबॉल को प्रोत्साहित किया जाता है, बट तभी क्या किया ये लोग बोला नहीं ठंडा के दिन में हम लोग खेलेंगे। और अलग अलग जो स्कूल था जैसे कि विंचेस्टर, चार्टर हाउस, है ना, इस तरह के स्कूल्स क्या किया, अपना अपना अलग नियम बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुआ, क्योंकि अलग अलग स्कूल का अलग अलग नियम आने लगा तो प्रॉब्लम होने लगा। तो प्रॉब्लम क्यों हुआ ये समझो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि शिकायत आने लगा, नहीं, गुरगुराहट होने लगा, नहीं, ग्रंट, वेरिएंस मतभेद आया, उसके बाद तुम्हारा अलग नियम मेरा अलग नियम, कंट्रोल आ गया, नियंत्रण, इस नियंत्रण वगैरह की तो बात ही नहीं की गई, सब कुछ अलग अलग थलग हो गया था। तो नियंत्रण थोड़ा सा लगता है बट नहीं होगा, क्योंकि नियंत्रण तो की बात तो की नहीं गई, कहीं पे भी किसी का कंट्रोल नहीं था, सब तो अपना अपना खेल रहा है। तो मतभेद था, दो और दो पार्टी में मतभेद था, तो वेरिएंस आ गया हमारा आंसर। तो क्या हो गया, वेरिएंस हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आई बात समझ में? तो ये था दोस्तों पूरा कंप्लीट हमारा पैसेज, और ये हमारा पैसेज जो है मतलब क्लॉज टेस्ट, ये क्लॉज टेस्ट हमारा बन गया। ठीक है, अभी बताओ बनाने के बाद आप कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हाँ आसान तो था, कुछ ऐसा बहुत मुश्किल तो नहीं था, बट हाँ अगर आप चूंकि आप हिंदी में बोलते गए तब लगा कि हाँ बन जाएगा, है ना, या हिंदी में मिल गया तो ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम जो है वो अंग्रेजी है ही नहीं, अंग्रेजी का स्पॉट द एरर, क्लॉज टेस्ट, फिलर, डबल फिलर, ये प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम है अंग्रेजी समझना, अंग्रेजी समझ में आने लगेगा ना तो ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मली सब हिंदी का चैप्टर होता था पहले गद्यांश, है ना, कुछ जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको याद होगा, उनको समझ में आता होगा, गद्यांश कहते हैं इसको, गद्यांश पद्यांश ऐसा करके चलता था। तो वही गद्यांश का रूप है हो गया कॉम्प्रिहेंशन, इसी को थोड़ा इवॉल्व किया गया, क्लॉज टेस्ट आ गया, टेस्ट बनाया गया। ठीक है, ये चीज है। पीक्यूआरएस, सेम पीक्यूआरएस में भी हम लोग इसी तरह फंसते हैं, पीक्यूआरएस में भी सेम टू सेम है। पीक्यूआरएस क्या है, सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया, वही चीज अगर आपको हम हिंदी में दे तो अपने में आप जोड़ लीजिएगा, है ना, ये चीज है। तो आपको उसको अंग्रेजी को हिंदी में समझने का है, आपको उस अंग्रेजी को हिंदी में समझने का, उसके बाद देखना कैसे मजा आएगा और कैसे आप उसका सही आंसर आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगा, ये प्रॉब्लम तभी दूर होगा माय डियर फ्रेंड जब आप अंग्रेजी को समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एक स्पोकन बैच है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंग्रेजी को हम लोग समझते हैं, सीखते हैं हर एक चीज की बारीकी से, कि आखिर कोई चीज अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसका हिंदी अर्थ क्या है, हिंदी में कुछ लिखा है तो उसका अंग्रेजी में क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज को समझना। ठीक है, ये चीज अगर आप समझना चाहते हैं बेसिक से तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि कुछ कुछ मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जितना, देखो होता क्या है कि ये पूरा एक कोर्स है, ये पूरा एक कोर्स है जो हमारे चैनल पे भी होता है, पेड एप्लीकेशन में भी होता है। ठीक है, यूट्यूब पे क्या होता है, कई सारे हमारी सीमाएं होती हैं, चीजें होती हैं कि हम लोग किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, चूंकि हम लोग इसमें क्या करते हैं, कमेंट्स आते हैं, आपको जो पसंद होता है उसके हिसाब से हम लोग क्लासेस भी लेके आते हैं। ठीक है, तो अपना फीडबैक बताइए, आप क्या सोचते हैं, आज का क्लास आपको कैसा लगा वो हमें बताइए। ठीक है, तो मिक्स जो हमारा आपके पास जो आपका सबमिशन आएगा उसके हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाएं, है ना। तो पढ़ाने का कई सारे शैली है, कई सारे टीचर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप पढ़ रहे हैं उनसे।
ठीक है। बट मेरा प्रॉब्लम उन बच्चों से है, मेरी सहानुभूति उन बच्चों से है जो अंग्रेजी को समझ नहीं पा रहे हैं और अंग्रेजी को छोड़ दे रहे हैं और लगातार 2 साल 3 साल की तैयारी के बावजूद भी फेल हो रहे हैं। ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको तो लग रहा है कहाँ आ गए भाई, है ना, समुद्र है पूरा, उनको तो समुद्र में नजर आ रहा है। हाँ, तो समुद्र है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन एक तरह का समुद्र ही है। बट धीरे धीरे अगर जैसे आप लोग क्या बोलते हैं टेलीस्कोपिक व्यू, बाज के नजर से अगर आप सब कुछ देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा हो क्या रहा है ना। एक रास्ता बताना, राह दिखाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक सही मेंटोर, सही गाइड की बेहद जरूरत होती है। बट डिसीजन तो आपको एक लेना पड़ेगा ना कि हाँ चलो ठीक है, ये सर का समझ में आ रहा है हमको, यहाँ पे हमको पढ़ना है, समझना है, ये चीज आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। जैसे हमारा एक रीडिंग बैच होता है जिसमें हम लोग शब्दों को स्पेल करना सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं। ठीक है। अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम आता है तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स का एक पूरा कोर्स चलता है। ठीक है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अभी आपको एडमिशन ले लेना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ चीजों को समझा रहा हूँ कि क्या क्या चीज है। ठीक है। ये पूरा एक कोर्स चलता है, ये पूरा एक कोर्स चलता है। ठीक। ये दोनों कोर्स करने के बाद आप अगर एसएससी का कोर्स करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। और हमारे लिए भी क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लो आपको ये कोर्स कराएं, ये कोर्स कराएं, फिर ये कोर्स कराएं, फी बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर फी बहुत ज्यादा हो जाता है। मार्केट में भी ऐसा है, लोग अभी 100 रुपया 50 रुपया 200 रुपया में सिखा रहे हैं, बट सही मायने में वो संभव भी नहीं है और उसमें एजुकेशन की गुणवत्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ठीक है। एंड मैं उसको किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं कुछ ऐसा ये नहीं है, कोई भी ये चीज़ नहीं, जो कर रहे हैं सब अपना कर रहे हैं। डिसीजन आपको लेना है। ठीक है। एक सही जगह पे सही मार्गदर्शन के साथ स्पेशलाइज्ड ढंग में कैसे आपको सीखना है, ये डिसीजन आपको लेना है। ठीक है। थोड़ा वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से निवेश कीजिए, अपने लाइफ पे निवेश कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली हम लोग 2 मिनट का जजमेंट लेते हैं एक पिज्जा खाने के लिए, है ना, 500 रुपये खर्च करने के लिए, एक टाइम का मील में एक पिज्जा खाने के लिए हम लोग 2 मिनट का समय लेते हैं। एक महीने का रिचार्ज करने के लिए 2 मिनट का समय लेते हैं। एक नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करना है 1500 का, 2 मिनट का सेकंड समय लेते हैं। बट एक सही जगह पे जो आपका जिंदगी आपका बनाएगा, वहां पे निवेश करने में हम लोग 1000 बार सोचते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, और इसमें और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टाइम है मेरे पास, है ना, अभी 30 साल मेरा है वैलिडिटी, है ना, अभी तो मेरा उम्र सर 24 साल हो रहा है और 6 साल है सर अभी मेरे पास तैयारी करने का, हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है। ये सबसे बड़ा गलतफहमी है, आपका नहीं निकलेगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं नहीं निकलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं 3 साल कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। 3 साल में निकला तो निकला, नहीं तो अपना रास्ता बदलिए। ठीक है। 4 साल 5 साल 6 साल लगे रहने से सोचते हैं लोग कि लगे रहते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। ठीक है। आते हैं स्टूडेंट बहुत सारे मिलते हैं मेरे को, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है, एक ही चीज को कितना पढ़े भाई। ठीक है। आज यहाँ एडमिशन ले रहे हैं, कल कोई और कोर्स ले लिया, सोचते हैं कि नहीं तरीका बदल दो। ऐसा नहीं है, तरीका मत बदलो भाई, तुम अपना जगह बदलो, तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, मैं डिमोटिवेट आपको नहीं कर रहा, मैं आपको सही चीज बता रहा हूँ। 3 साल मैक्स टू मैक्स प्रिपरेशन करो, उसके बाद मत तैयारी करो, आप अपनी सचमुच में अपना जिंदगी बर्बाद करेंगे। ठीक है। फिर आप कुछ और भी साथ में साथ कीजिए। हाँ, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका प्लान बी बन जाएगा, प्लान ए फिर कुछ और कर लीजिए साथ के साथ, चूंकि आपके पास वैलिडिटी बचा हुआ है तो वैलिडिटी का तो मजा लेना है ना। ये सोचो अगर आप कोई चीज देखो, जैसे आईटी के एग्जाम देखो, आईटी के एग्जाम से टफ, आईटी एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होता है एसएससी के एग्जाम से, होता है ना। बट छोटा छोटा बच्चा जो है 11 12 का बच्चा जो है, हम लोग से कितना छोटा है, आपसे कितना छोटा है, आप देखिए इतना कठिन एग्जाम निकाल के बैठता है। एनडीए के एग्जाम बहुत कठिन होता है। ठीक है। 10th का बच्चा 12th का बच्चा जो है निकालता है। 10th का बच्चा मान लीजिए आज एमटीएस है, वो 10th का बच्चे के लिए है, 10th लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है। तो कितना कम एज में लोग निकाल लेता है, रीजन क्या है, जो आईआईटी का एग्जाम है उसमें बोला जाता है 2 साल ही आपको टाइम मिलेगा। एक तो इंजीनियरिंग जस्ट एक बार पहला साल आप दे पाएंगे, आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है। अगर आपको भी बोल दिया जाए एसएससी के लिए आपके पास 2 ही अटेम्प्ट है, यकीन मानिए आप इतना अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा कि उसका कोई सीमा नहीं है, 2 साल में जिसका निकालना होगा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है। हम लोग ये सोच लेते हैं हमारे पास बहुत समय है, 6 साल है, 8 साल है, 10 साल का बैकअप है सर, 18 साल तो अभी सर 19, अभी तो मेरा साल जस्ट 19 साल हुआ है, और उस बहुत समय है सर, है ना। पहले हम इसका एडमिशन लेंगे, फिर वहां एडमिशन लेंगे, फिर वहां एडमिशन लेंगे, ये सब चक्कर में मत पड़िए, नहीं निकलेगा। ठीक है। एकदम एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है आंख के सामने, कई को बनते देखा, कई को बिगड़ते देखा, कई को पान का दुकान खोलते हुए देखा, कई को कपड़ा दुकान खोलते हुए देखा, कई को दूसरा दूसरा अपने बाबूजी का बिजनेस, बाबूजी से 10 लाख 20 लाख लेकर रेस्टोरेंट को ही खोलते हुए देखा, बहुत सारी चीज देख चुके हैं। ठीक है। तो सही तरीका क्या है वो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे, जानते रहेंगे। ठीक है। चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, एक सही फीडबैक बताइएगा, आपको क्लास कैसा लगा, कैसा समझ में आया, है ना। कांटेक्ट करना है 9153773478, इस पे संपर्क कीजिएगा। हमारी बुक्स भी हैं, रीडिंग के रिगार्डिंग बुक्स हैं, ठीक है, जो आपकी बेसिक को ठीक करे उसके रिगार्डिंग बुक्स हैं, पीडीएफ बुक्स भी हैं, ये सारा चीज़ है। ठीक है, जो भी चीज़ है आप जो ऐसा भी सोचते हैं, आप एक बार जरूर फीडबैक बताइएगा क्लास कैसा लगा। और इसी तरीके से हम लोग पूरा कोर्स करेंगे, यूट्यूब पे ही करेंगे, फ्री में भी सीखेंगे, और पेड बैच तो रहेगा ही रहेगा। रीजन क्या है कि देखो, रीडिंग का पूरा बैच हम लोग यहाँ पे नहीं ला सकते, उसके लिए हमारा अलग चैनल है, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस। ठीक है, इसमें हम लोग बाइफरकेट करके चारों पांचों चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना है, ठीक है, संजीव किजानी, कैसे समझना है, किजानी की पाठशाला, किजानी क्लासेस, मिक्स नॉलेज आपको मिलेगा ग्रामर का, ठीक है, बेसिक ग्रामर का, और एसएससी इंग्लिश बस संजीव किजानी, ये कंप्लीटली फोकस है प्रतियोगिता परीक्षाओं का। ठीक है, ये पूरी तरीके से पूरा चारों चैनल अलग अलग है, अलग अलग नॉलेज आप गेन करते चलिए, सब्सक्राइब करके रखिए, रेगुलर क्लास कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। और आने वाले 9 महीने में, जैसे 9 महीने में एक बच्चे का विकास होता है, अगर आप 9 महीने अच्छे से टाइम देते हैं, यकीन मानिए आप 1 साल में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं एकदम। ठीक है, सही तो कहते हैं ना, अगर आप लोहा गर्म हो गया, मतलब उसके बाद आप उस पर चोट करेंगे तभी वो एक्सपैंड करेगा। गर्म ही नहीं हुआ है, आप मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, है ना, वो चीज़ नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको तपना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और 100% आपको सफलता मिलेगा। मिलेगा अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।